हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आज मैं आया हूँ। एग्जैक्टली एक्साइटिंग इसलिए होगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट 11,000 जाएगा और आज उन्हें पता चला है और उनके आकाशवाणी हुई और ये जो स्क्रीन दिख रही है इसके दर्शन हुए। तो ओवरऑल काफ़ी लोग शॉक में हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। टीवी वाले तो कह रहे थे 12,000 जाएगा, कुछ लोग हसीन सपने दिखा रहे थे कि 13,000 जाएगा, कोई बोल रहा था 11,000 इसी हफ्ते जाएगा, कोई बोल रहा था अब तो लेने का टाइम है। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले एक काम कर लीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल सके जो मैं अपने मन से और अपनी मेहनत से आपके सामने लाता हूँ हमेशा, और कोशिश करता रहूँगा कि बेस्ट पॉसिबल जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके सामने लाऊँ। तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपके साइकोलॉजी और आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे, तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब हम देख लेते हैं एग्जैक्टली कि मार्केट में आज हुआ क्या। तो एग्जैक्टली मार्केट आज खुला था ऊपर, तो जब ऊपर खुला तो सब बुलिश हो गए और एग्जैक्टली सोचे कि आज तो तोड़ देगा, लेकिन होता हमेशा उल्टा है। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि सभी लोग बुलिश हो चुके हैं, सभी लोग, इनफैक्ट अब लोग अपने पोर्टफोलियोज़ को बिल्ड करना चालू कर रहे हैं। वो टाइम अभी नहीं था। एक बार आप 7,500 8,000 पे आपको अगर निफ्टी मिलता तो वहाँ पे आप बाय कर रहे हैं तो वो एक सही डिसीजन लगता है, लेकिन अभी नहीं है वो सही टाइम। तो एग्जैक्टली वही होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा ग्रीड में आ जाते हैं तो दैट इज़ द टाइम टू बी इन फियर। वो समय है जब आपको थोड़ा डर के और संभल के चलना पड़ेगा। और यही चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला कि मार्केट क्रैश होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट कल ही क्रैश होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरा बेच दो और उसके बाद आप पछताओ। आप हमेशा सोचिए कि आज जो लोग बेचे होंगे, आज जो लोग गिरने के बाद बेचे होंगे, वो गाली दे रहे होंगे उस इंसान को जो बोला होगा खरीदने को। और जो लोग कल बेचे होंगे हाई पे, वो लोग आज खुश होंगे, या फिर आज जो सुबह बेचा होगा वो आज बहुत खुश होगा। लेकिन जिस इंसान ने आज खरीदा होगा वो इतना दुखी नहीं होगा। रीज़न क्यों है? क्योंकि उसने डिप में खरीदा है। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि जब हाई पे मार्केट होता है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग कभी भी बुरी नहीं होती, और जब डिप में होता है तो आपको हमेशा बाइंग करने की सोचनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा आज बाय करने का समय था, मैं ये कह रहा हूँ पोर्टफोलियो हमेशा बिल्ड करें जब मार्केट डिप हो। तो आज का समय था कि आप थोड़ा सा कोई स्टॉक जो बहुत ज़्यादा गिरा है उसको थोड़ा सा ले लो, ये दिन था, और गिरे और ले लो। इस तरीके से पोर्टफोलियो बिल्ड होता है। तो क्रैश जो बात मैंने कही थी उसका मतलब ये था कि अगर मार्केट क्रैश होता है तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? सिर्फ थंबनेल देख के लोग बोल रहे हैं कि तुम क्रैश करने को बोले, क्रैश क्यों नहीं हुआ? उन्होंने पूरा वीडियो ही नहीं देखा। एवरेज वॉच टाइम उस वीडियो का 9 मिनट है। 20 मिनट की वीडियो को अगर आप 9 मिनट देखते हैं तो आपको कैसे पता चल जाता है कि 20 मिनट में क्या हुआ है? ये सबसे बड़ा सच है दुनिया का। मतलब आप एक मूवी को सिर्फ 15 मिनट देखते हो और उसके बाद चले जाते हो, बोलते मूवी अच्छी नहीं थी। कैसे पॉसिबल है? आपको 2.5 घंटे तो देखना पड़ेगा ना। तो यही है दुनिया का सच कि लोगों में पेशेंस नहीं है, लोगों में डिसीजन जल्दी लेने का डेस्परेशन है, लोगों को जल्दी से कूद पड़ना है उस घोड़े पे जो किस तरफ भाग रहा है मुझे बता दो। और यही ट्रेडिंग है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेडिंग की। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आज जो सेक्टर है, सबसे बड़ा आज पॉइंट ये है कि बियरिश मार्केट हो चुका है, लेकिन ये एक और कंफर्मेशन मांगेगा। वो कंफर्मेशन कल तक में आ जाना चाहिए। तो कंफर्मेशन आएगा, एक बाउंस आएगा, वो भी सेल ऑफ हो जाना चाहिए। तो मेनली आप देखिए सेक्टर में सभी सेक्टर रेड में है और अच्छा खासा रेड पे है, छोटा मोटा रेड नहीं है। बैंक सबसे वीक है, जो सबसे स्ट्रांग था वो सबसे वीक है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक दिन में क्या बदल गया? बदला कुछ नहीं। ये सिर्फ एक ट्रैप होता है, हमेशा ऐसा ही होता है। मैंने उस वीडियो में भी यही कहा था कि जब आपको ग्रीडी बनाया जाता है आपके कान में भर भर के कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और वही टाइम इसलिए किया जाता है ताकि बड़े लोग निकल सकें। और बड़े लोग को निकलने के लिए आपको बुलिश, एकदम कन्विंसिंग बुलिश बनाना पड़ता है। वो टीवी वाले काम कर देते हैं। तो वही हुआ, आपको हसीन सपने दिखा के आपको तो खरीदवा दिया, बाकी लोग आज बेच के निकल गए। तो आप खुद देखिए कोई सेक्टर नहीं बचा, मतलब सब में बिकवाली आई है। और जो सबसे पावरफुल स्टॉक था कुछ दिनों से वो सबसे वीक है। आईसीआईसीआई बैंक काफ़ी रैली कर रहा था लास्ट एक हफ्ते से, इंडसइंड बैंक बहुत रैली कर रहा था आपका। फिर देखिए बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ये तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था पूरे मार्केट में, ये तो घूम रहा था। एक्सिस बैंक भी स्ट्रॉन्ग था। तो ये सभी स्टॉक ने रिवर्सल दिया है। अब यहाँ पे क्या इसका मतलब निकालें? इसका मतलब ये निकालें कि जो टॉप लूजर्स हैं ये वीक हैं, ये काफ़ी वीक हो चुके हैं, और अगर कोई बाउंस मिलता है कल तो हम उसको सेल करने के लिए आगे आ सकते हैं। तो ये कल का स्ट्रक्चर होगा। ये सभी स्टॉक जो आपको ऊपर दिख रहे हैं इनमें कोई भी बाउंस मिले तो कल आप पहला अटैम्प्ट सेल का कर सकते हैं। ठीक है, मैं हर दिन वीडियो लाकर आता हूँ, मैं अपने कन्विंसिंग नेचर के हिसाब से जो भी चीज़ें बोलता हूँ। आपको एक्शन लेना है आप लीजिए, लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखिए, नॉलेज है तो चलेगा, नॉलेज नहीं है तो आप किसी की टिप्स पे कब तक पैसे कमा लोगे। टिप्स वैसे ही है कि भाई मेरे को 2 रुपये का पेट्रोल दे दे, मैं बस अगले पेट्रोल पंप तक चला जाऊँ, लेकिन कभी ना कभी तो आपको टंकी लगवानी पड़ेगी ना अपनी गाड़ी में।
वही चीज़ है आपका नॉलेज। तो डेफिनेटली वही चीज़ लैकिंग है लोगों में, लोग समझते नहीं है, कूद पड़ते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ है, लोग आज निकल गए हैं, काफ़ी लोग निकल गए हैं, और कल एक और बाउंस आएगा तो उसमें बाकी के निकल जाएंगे, और ये कन्फर्मेशन होगा कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। क्रैश कभी एक दिन में नहीं आता, क्रैश हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में आता है, लेकिन उसकी शुरुआत किसी एक दिन होती है। और आज का स्ट्रक्चर बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि हम पहले ऊपर गए, वहाँ लोगों को फंसाया और उसके बाद हम गिरे। और आप जो आज गेनर्स देखेंगे तो उसमें एशियन पेंट्स, आईटीसी, तो आईटीसी काफ़ी बुलिश था क्योंकि अभी ऑलरेडी गिर चुका है, 200 के आसपास से इसमें फॉल आ चुका है। तो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका बिजनेस मेनली सिगरेट है, ज़्यादातर प्रॉफिट आता है उससे, इसलिए इसमें इम्पैक्ट इतना नहीं है। लॉकडाउन खुलने के बाद आपको हर नुक्कड़ पे आदमी दिखेगा जो सिगरेट फूक रहा है, तो डेफिनेटली इनका बिजनेस इतना इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप इनका होटल बिजनेस देखें तो वो काफ़ी इंपैक्टेड है, उसको लोग अभी भी फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं। तो वो जब फैक्टर इन होने आएगा, और बहुत से अदर बिजनेस हैं, आपको सैलरी देनी पड़ रही है लेकिन आपके होटल में लोग नहीं आ रहे हैं, तो आप कैसे मैनेज करोगे, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे मैनेज करोगे? तो इसलिए कुछ बिजनेसेस में अब ये जो ऑटोमोटिव सेक्टर में जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो ये पेंटअप डिमांड होती है। मतलब जो लोग खरीदने की सोच रहे थे वो तुरंत अभी लपक के खरीद रहे हैं, और कई लोग इसलिए खरीद रहे हैं कि फिर से कब लॉकडाउन ना हो जाए। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, क्या ये स्टेबल है जो ग्रोथ हो रही है? क्या दोबारा ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ सकती? तो आप केसेस को नंबर देखिए, रिकॉर्ड केसेस हर दिन बढ़ रहे हैं वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी। तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो हैं ये टेम्पररी हैं। तो मेरे हिसाब से रिलायंस का जो चल रहा है उसमें मैं अभी भी नहीं कहूँगा कि क्या करना चाहिए, लेकिन 1800 पे खरीदना नहीं चाहिए, 1720 पे खरीदना नहीं चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिए, आएगा समय। किसी ने नहीं सोचा था 800 में रिलायंस मिलेगा, मिला ना, फिर से मिलेगा। किसी ने नहीं सोचा था कि पीवीआर 900 800 पे मिलेगा, मिला, राइट। आईआरसीटीसी 2000 का लोग लेके बैठे थे, 800 पे मिला लोगों को, ठीक है। वो टाइम था लेने का, और वो टाइम आएगा। दुनिया कभी ऐसे ख़त्म नहीं होने जा रही है, दोबारा प्रॉब्लम्स आएंगी, समस्या आएंगी, और लोगों को मौके भी मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको वेट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए जंप नहीं करना। ये स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये स्टॉक ऑलरेडी इतनी रैली नहीं किए थे, इसलिए आज थोड़ा बाउंस आया है, और जिनमें बाउंस चल रहा था उसमें सेलिंग आई है। तो ये था ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर। अब हम अगर कंट्रीब्यूशन प्लेट देखेंगे तो आप खुद देखिए कि आईसीआईसीआई बैंक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था। क्यों? ठीक है, बैंकिंग में इतनी सेलिंग क्यों आई? तो डेफिनेटली बैंक ने पूरा आज ड्रैग किया, जबकि कल पूरे जो टॉप गेनर थे वो बैंक थे। तो एक दिन का टॉप गेनर अगले दिन ऐसा क्या पलट गया कि सब कुछ बदल गया? ठीक है, तो यही है जो रिटेल नहीं समझ पाता। रिटेल इन्वेस्टर वो बोलता है नहीं यार सब अच्छा है, तुम कैसे नेगेटिव बातें कर रहे हो, है ना। तो डेफिनेटली अब समझ में आ गया उन्हें कि नेगेटिव बातें मैं कर रहा था कि मैं सच बोल रहा था। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये समझना ज़रूरी है कि आज सेलिंग आई है, और स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है कुछ शेयर्स में, और ये शेयर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, उठा रहे थे मार्केट को, और इसको हम रिवर्सल का साइन ले सकते हैं इन स्टॉक्स पे। तो अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि ग्लोबली क्या चल रहा है। तो ग्लोबली अभी फिर से आत्मचिंतन किया मार्केट ने, उसे पता लगा कि केसेस बढ़ रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे, यूएस फ्यूचर स्लाइड एज वायरस केसेस रिबाउंड। यूएस के आधे से ज़्यादा स्टेट्स में हाईएस्ट केसेस आए हैं कल। हाईएस्ट मतलब आधे, जो भी केसेस जितने भी स्टेट्स हैं उसके आधे स्टेट्स में हाईएस्ट केसेस आए हैं। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड हम टच कर रहे हैं हर दिन। तो डेफिनेटली मार्केट को ये रियलाइज़ हो रहा है कि यार सब कुछ ठीक है क्या। ठीक है, आप भी रियलाइज़ करिए सब कुछ ठीक है क्या, और उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करिए। तो आज खबरों में यही है। और उसके बाद यूएस का कहीं टैरिफ का न्यूज़ आ रहा है कि यूरोप पे टैरिफ मारना है, कहीं कुछ। और ट्रंप अपनी धुन में मस्त है, उसको चुनाव जीतना है। वो मजाक उड़ा रहा है वायरस का कि वायरस टेस्टिंग तुम लोग कर क्यों रहे हो इतनी, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। डेफिनेटली ओपनली बोल रहा है, तो मतलब वो चाहता है कि थोड़ा बहुत तो लोग मरते रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो नेताओं का यही हाल है हर जगह। तो ये एक न्यूज़ है कि ही इज़ इग्नोरिंग, और इसीलिए इसको पता है कि जिस दिन मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया रियलिटी को, और जिस दिन ट्रंप हारता हुआ नज़र आ गया क्लियरली, उस दिन मार्केट रुकेगा नहीं ट्रंप के लिए। क्योंकि एक दिन एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि नवंबर तक तो है ही, उसके बाद तो वैसे भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी बहुत सारे लोग जो कॉल मार्केट उठेगा 11,000 जाएगा, वो ट्रंप के लक पे कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। कल सुबह एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट डाउन था, उसके बाद ट्रंप ने ट्वीट किया तो ऊपर उठ गया। जब वो 100 पॉइंट डाउन था तो जो लोग सोच रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में, ओ गॉड कहीं से कुछ हो जाए ताकि ये मार्केट रिबाउंड हो जाए। और फिर ट्रंप आ गया, तो ट्रंप उनका मसीहा है। ठीक है, तो लक से कब तक आप मार्केट को उठाओगे जब रियलिटी आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है। तो रियलिटी कभी ना कभी माननी पड़ेगी, और रियलिटी ये कह रही है कि मार्केट को नहीं यहाँ पे होना चाहिए। कोई आदमी मतलब फर्जी वाले तरीके से इसको उठा सकता है, होल्ड कर सकता है, लेकिन सस्टेन नहीं कर सकता काफ़ी दिनों तक।
और वो टाइम काफ़ी नज़दीक आ रहा है अभी, तो डेफिनेटली इस चीज़ पे आपको नज़र रखना है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि एक और बहुत अच्छी खबर थी, मैं बताना चाह रहा था लोगों को कि स्मॉल इन्वेस्टर इन इंडिया लेटेस्ट टू स्नैग। तो जो छोटे लोग हैं, छोटे निवेशक हैं जैसे हम लोग होते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा छोटे स्टॉक्स को खरीद रहे हैं। जो स्टॉक्स आपको अपर सर्किट में दिख जाते हैं, अभी 2 दिन 3 दिन से आपको बहुत सारे स्टॉक, बंधन बैंक और बहुत सारे स्टॉक रॉकेट की तरह भाग रहे हैं। उसमें कौन कूद रहा है? आप खुद देखिए, मार्च से करीब करीब 18 लाख 18 लाख नए डीमैट अकाउंट खुले हैं। 18 लैक्स, इतने डीमैट अकाउंट खुले हैं, सोचिए आप। ये कौन लोग हैं? ये लोग पहली बार मार्केट में घुस रहे हैं। कई लोग की नौकरी चली गई है, कई लोग बैकअप का जरिया ढूंढ रहे हैं और उनको लग रहा है मार्केट में बस एक तरफा रैली आती है। और मार्च में हमने बॉटम बनाया था, उसके बाद लगातार रैली आई। इन्होंने कभी लॉस देखा ही नहीं, शायद इन्होंने इन्वेस्ट किया, अभी ग्रीन में है। क्या होगा इनका अगर दोबारा यहाँ से मार्केट गिर गया तो? कहाँ जाएंगे ये लोग? किसकी तरफ देखेंगे? कौन से न्यूज़ चैनल वाले इनको सांत्वना दे पाएंगे? वो तो बोलेंगे आज ऊपरी सतह से मुनाफा वसूली हुई है। यही बातें होती हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। ऊपरी सतह से मुनाफा वसूली हुई है, यही चीज़ बोल रहे थे 12,000 पे, यही चीज़ बोल रहे थे 11,000 पे, यही चीज़ अभी बोल रहे हैं और यही चीज़ आपको बोलेंगे 8,000 पे। घबराने की कोई बात नहीं है, आप लेते जाइए, हम निकलते जाएंगे। तो आप समझिए, ये 18 लाख लोग जो हैं, ये नए इन्वेस्टर हैं, ये क्या गाएंगे अगले 5 साल गाना कि स्टॉक मार्केट ख़राब होता है? ये सीखे नहीं हैं इन लोगों ने, सिर्फ सोचा कि डीमैट अकाउंट खुलवा लेता हूँ, ऑनलाइन प्रोसेस है, बस हो गया काम शुरू। तो ये है हालत। अब हम निफ्टी की बात कर लेते हैं, पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के कल के लेवल्स जो मैंने ड्रॉ किए थे कि इस लेवल के नीचे नहीं आना है, 21,770 के नीचे नहीं आना है, और आज ये 21,400 के आसपास पहुंच चुका है। तो इसको कहते हैं रिवर्सल। मैंने यही कहा था, ये जो ब्रेकआउट है, अगर ये रिवर्स हो गया तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। अब क्या है गेम प्लान? अगर थोड़ा भी बाउंस आया तो कितना बाउंस आ सकता है? 21,750 तक। और इस बाउंस को आपको क्या करना है? इस बाउंस को 750 के आसपास सेल करना है। पहला अटेम्प्ट सेल होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस लगा के अपना जो भी है आप मैनेज करते हैं, और फिर अगर दोबारा से हमने इस लो को ब्रेक किया 21,400 के आसपास, तो अगला सपोर्ट आएगा अपना 20,600। मतलब जिस तरीके की आज सेलिंग आई है, +200 से लेके माइनस जो भी कितना पॉइंट है, अप्रॉक्सीमेटली 22,470, मतलब 1000 पॉइंट का फॉल आया है हाई से, ठीक है, 1000 पॉइंट से ज़्यादा। तो इतना बड़ा फॉल अगर एक दिन में आ सकता है, एक और 1000 पॉइंट का फॉल आ गया तो हम कहाँ पे होंगे? 20,400, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है, ओपन है। तो ये आपको समझ के रखना है कि एक बाउंस आता है उसको सेल करके चलिए, और अगर ऑलरेडी गैप डाउन होता है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके हाथ से मौका निकल चुका है। अब हम दूसरी बात करेंगे निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी में जो मैंने बनाया था कि जो भी टारगेट हैं हमारे, वो पूरे हो चुके हैं, सिंक्रोनाइज्ड विथ यूएस मार्केट। यूएस मार्केट को हम फैक्टर इन करके अगर एक टारगेट निकालें तो हम अब वहाँ पे हैं जहाँ से अगर कोई भी फॉल आया यूएस मार्केट में तो हम भी उसके साथ गिरेंगे और उतना ही गिरेंगे। और वही चीज़ आज आपको दिख रही है, और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अलग चीज़ नहीं है, वही चीज़ दिख रही है। यूएस फ्यूचर ऊपर था, ऊपर से नीचे आया, हमारा मार्केट भी गिर गया और उससे ज़्यादा गिरा। अब यहाँ पे मैंने ट्रेंड एनालिसिस किया है यूएस मार्केट का, तो आप देख सकते हैं कि हम एग्जैक्टली इस कॉर्नर पे हैं। 1 या 2 दिन और है, बस 1 या 2 दिन में इसको या फिर ऊपर जाना है, या फिर इसको 1 से 2 दिन में इसको ब्रेक डाउन करना है। अब आप सोच लीजिए कि उल्टी गिनती किसकी चालू है, और जिस डायरेक्शन में इसने ब्रेकआउट किया वही डायरेक्शन होने वाली है इसकी अगले कम से कम 10-15 दिन तो होने वाली है, क्योंकि जो सिचुएशन दिख रही है, ग्राउंड सिचुएशन, उससे यही लग रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर हम ब्रेक करते हैं किसी भी हाल में 25,600 का एरिया, ठीक है, तो ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान पे रखना है यूएस मार्केट को देखते हुए। अब हम देख लेते हैं बजाज फाइनेंस। ये काफ़ी लोगों का फेवरेट स्टॉक था, काफ़ी इसने स्ट्रॉन्ग रैली दी है, और स्ट्रॉन्ग रैली के बाद आज एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल भी आया हाई से। 3,120 से गिरा है ये 2,950 तक, ठीक है। तो जिसको मिल गया मौका निकलने का वो निकल गया। अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे कोई भी बाउंस आएगा तो लोग निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने यहाँ पे 2,300-400 के आसपास खरीदे हैं, और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था 2,500 के बाद इसने ब्रेकआउट लिया था। तो ये ब्रेकआउट था, ठीक है, टिपिकल ब्रेकआउट। तो जब ये गिरेगा तो पहली बार आके रुकेगा भी यहीं पे 2,500 के आसपास। तो हम बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे हैं। बजाज फाइनेंस अगर 2,900 के नीचे गया तो डायरेक्टली 200 से 300 पॉइंट का फॉल आएगा। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है, ये मेरा एनालिसिस है, ठीक है। अब हम भारतीय एयरटेल की बात कर लेते हैं। तो भारतीय एयरटेल में अगर आप देखेंगे तो 540 का लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर हम यहीं पे रुक गए तो ठीक है, लेकिन अगर हम नहीं रुके तो 540 तक एक बार जा सकता है, ठीक है।
और अगर अपसाइड आता है तो अपसाइड इसका 570 के आसपास कैप्ड है। किसी भी अपसाइड पे आज हमने अपने यूट्यूब मेंबर और जो भी लोग थे उनको हमने आज भारतीय एयरटेल का सेल दिया था, 5 आई थिंक 85 और समथिंग चल रहा था, तो हमने सेल दिया था। काफ़ी अच्छा डिप दिया इसने, 580 के आसपास डिप था। मारुति में भी हमने डिप दिया था तो काफ़ी अच्छा उसमें भी डिप आया है। तो काफ़ी अच्छे मूव थे भारती और मारुति में। आई होप लोगों ने पैसे बनाए होंगे डेफिनेटली, और उसकी दुआएं तो मिलती ही रहती हैं जब लोग पैसे बनाते हैं, क्योंकि जब गाली मिलती है तो दुआएं भी मिलनी चाहिए, राइट। तो मारुति में देख लेते हैं। तो मारुति ने भी काफ़ी अच्छा डिप दिया है 5740 तक का, और इसको हमने सेल करने का आज किया था 5900 के आसपास। तो ये भी काफ़ी अच्छा मूव था। और अब मारुति का जो अगला टारगेट है वो क्या हो सकता है, अगर कोई भी इसमें बाउंस मिलता है, कितना बाउंस मिल सकता है इसमें, 58-5820 तक का मिल सकता है। अगर वो आपको मिल जाए तो उसको आप सेल करके चलिए, और आपका स्टॉप लॉस किसी भी केस में 5850 के आसपास होना चाहिए। और आपको जो अगला टारगेट दिखता है, मेरे हिसाब से जो मारुति का टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 5580-5600 के आसपास। इमीडिएट टारगेट बोल रहा हूँ, 1-2 दिन में आ जाना चाहिए। अब हम एक्सेस की बात कर लेते हैं। तो एक्सेस में मैंने ये लाइन बनाई थी, मैंने अभी तक मिटाया नहीं इसको, ठीक है। ये मेरी पुरानी लाइन है। तो मेरी लाइन कैसे काम करती है आप खुद देख लीजिए। जब मैंने बनाया था मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे था कहीं पे, अब हमने वहीं पे गए, उसको क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन रिवर्सल हुआ और बहुत तगड़ा रिवर्सल हुआ। और इसको फेलियर, जब इस टाइप का फेलियर होता है तो मार्केट काफ़ी नेगेटिव लेता है इसको। अब इसका इंपॉर्टेंट जो लेवल होगा 428-429 तक का, अगर कोई भी बाउंस मिले इसको सेल करना है। इसका जो अगला टारगेट मुझे दिखता है वो दिखता है ऑलमोस्ट 406 से 410 के आसपास। इस एरिया पे एक बार आना चाहिए इसको, ठीक है। तो ये है एक्सिस बैंक का मूव। कोई भी बाउंस मिले तो सेल करिए, अगर गैप डाउन हो तो उसको टच मत करिए, सीधी सी बात है। अब आईसीआईसीआई बैंक का देख लेते हैं। ये आज का सबसे बड़ा ड्रैगर था नीचे की तरह, और इसमें ऐसा क्या हुआ, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्यों ऐसा होता है हमेशा, कि जब आपको सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक की ज़रूरत पड़ती है रैली कराने में, तो वही सबसे बड़ा वीक स्टॉक बन जाता है। और आईसीआईसीआई बैंक ने भी सेम चीज़ की। एक्सिस और इसका दोनों का चार्ट एक जैसा था। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि एक बाउंस यहाँ पे, शायद ये ज़्यादा ना गिरे कल, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है, तो एक बाउंस आएगा, फिर सेल ऑफ आएगा, और ये कल फ्लैट रह सकता है। लेकिन अगर बियरिश केस आप इसका पूछते हैं तो इसका टारगेट भी होता है 325-328 के आसपास। तो ये है आईसीआईसीआई बैंक का। तो ये था मेरा एनालिसिस आज सभी स्टॉक्स के बारे में। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आपको करना क्या है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आपका सपोर्ट ऐसे ही बहुत अप्रिशिएबल है, हमेशा करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।